नमस्कार। आज हम क्लास 11th में केमिस्ट्री में एक्सप्लोर एसिड बेस टाइट्रेशन पर डिस्कशन करेंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है, जिससे हम अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टाइट्रेशन। Titration, which is based upon the reaction between acid and base, are called acid-base titration. And this reaction is called neutralization reaction. For example, HCl when react with sodium hydroxide, sodium chloride is obtained and water is obtained as a byproduct. अर्थात ऐसा अनुमापन जो अम्ल और क्षार के बीच में होता है उसको हम अम्ल क्षार अनुमापन कहते हैं। और अम्ल क्षार के बीच की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में जो रिएक्शन होती है वो दिखाई गई है। टाइट्रेशन को समझने से पहले आपको वीक एंड स्ट्रांग एसिड बेस की जानकारी होना चाहिए। तो पहले तो एसिड यानी जो H+ आयन देते हैं और बेस यानी जो OH आयन देते हैं। अब एसिड में भी वीक एसिड स्ट्रांग एसिड की बात करेंगे और बेस में भी वीक बेस और स्ट्रांग बेस की बात करेंगे। तो एसिड ऐसे एसिड जो कम मात्रा में H+ आयन देते हैं या जिनका आयनाइजेशन कम होता है उनको हम वीक एसिड कहेंगे। स्ट्रांग एसिड ऐसे होंगे जो जिनमें H आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वीक एसिड के एग्जांपल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, ऑक्सैलिक एसिड COOH, एसिटिक एसिड। और स्ट्रांग एसिड में एग्जांपल आपको मिलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। अब बात करते हैं बेस। बेस यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें OH नेगेटिव आयन उपस्थित होता है। ये देख रहे हैं आप, सब में OH समूह उपस्थित है। और यहाँ पर भी वीक बेस और स्ट्रांग बेस का कंसेप्ट यही है कि जिनमें OH आयन का कंसंट्रेशन कम हो उनको हम वीक बेस कहेंगे, और जिनमें OH आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो उनको हम स्ट्रांग बेस कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं NH4OH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, C5H5N pyridine। ठीक है, ये वीक बेस का काम करेंगे। या ये भी कह सकते हैं कि जिनमें आयनाइजेशन कम हो, क्योंकि अभी pyridine में आप OH ग्रुप नहीं है लेकिन ये बेस के रूप में कार्य करता है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें आयनाइजेशन की कैपेसिटी कम हो उसको हम वीक बेस कहेंगे। स्ट्रांग बेस में एग्जाम्पल आप लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH। और भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। तो पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में सबसे बड़ा रोल होता है इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर्स कलर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होती है उसके एंड पॉइंट की हमको सूचना देते हैं। तो यहाँ देख ही रहे हैं कि फिनाप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज दो इंडिकेटर हम बता रहे हैं आपको। फिनाप्थलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, जबकि बेसिक मीडियम में ये पिंक हो जाता है। और यहाँ पर हम उसको एंड पॉइंट मान करके और टाइट्रेशन की गणना या टाइट्रेशन की रीडिंग नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार से मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है, जबकि ये बेसिक मीडियम में येलो रहता है। तो ये यहाँ पर एंड पॉइंट की हमको सूचना देते हैं और ये बताते हैं कि टाइट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार इंडिकेटर का जो है एसिड बेस टाइट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए अब हम मिथाइल ऑरेंज की संरचना देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज में डाइएजो समूह देख रहे हैं आप, N डबल बॉन्ड N और
बेंजीन रिंग यहाँ पर लगी हुई है और नाइट्रोजन समूह से 2 CH3 समूह मिथाइल समूह लगे हुए हैं और इधर SO3N है। तो इस प्रकार ये डाइएजो ग्रुप के कारण जो है ओरिजिनली रूप से ये नारंगी रंग का पदार्थ होता है। तो इस प्रकार ये मिथाइल ऑरेंज है। और दूसरा ये आप देख रहे हैं फिनाप्थलीन, ये सामान्यतः सफेद पाउडर के रूप में होता है और इसका विलयन जो होता है वो रंगहीन होता है। तो यहाँ पर आप ये थैलिक एनहाइड्राइड होता है, इस थैलिक एनहाइड्राइड में एक कार्बन के दोनों ऑक्सीजन फिनॉल के हाइड्रोजन से विस्थापित हो जाते हैं और इस प्रकार यहाँ पर जो है फिनॉल समूह लगे हैं, ये एक और ये दूसरा समूह। तो ये फिनाप्थलीन जो है सूचक का सूत्र है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सूचक या इंडिकेटर होते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर, ये हमको कैसे डिसाइड करना है, ये आप इस टेबल से देख सकते हैं कि जब एसिड और एल्कली दोनों स्ट्रांग है टाइट्रेशन में, तब आप फिनाप्थलीन या मिथाइल ऑरेंज किसी भी इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। और जब ऐसे इस प्रकार का टाइट्रेशन करेंगे तो जो अल्कली सॉल्यूशन होगा उसको हम ब्यूरेट में फिलअप करेंगे। यदि एसिड स्ट्रांग है और बेस वीक है तब हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का यूज करेंगे और यहाँ पर एसिड जो है हम ब्यूरेट में भरेंगे। और यदि वीक एसिड लिया आपने और स्ट्रांग अल्कली लिया तो इस प्रकार के टाइट्रेशन में फिनाप्थलीन इंडिकेटर का यूज करेंगे और ब्यूरेट में जो है अल्कली फिलअप करेंगे। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इस टेबल से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार का इंडिकेटर हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम टाइट्रेशन जो ऑब्जेक्ट दिया जाता है वो किस प्रकार से आपको लिखवाना है। तो ये है टू डिटरमाइन द मोलरिटी एंड कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर ऑफ अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द हेल्प ऑफ नॉन M/10 स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पर मोलरिटी आपको निकालना है और यहाँ पे आप देखिए M/10 दिया है। इस प्रकार का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मलिटी निकालना हो और यहाँ N/10 स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड दे दें। तो दोनों चीज हो सकती है कि नॉर्मलिटी कैलकुलेशन करना हो या मोलरिटी कैलकुलेशन करना है। तो वो डिपेंड आप यहाँ देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है, उससे भी आप कर सकते हैं। अब इक्विपमेंट कौन-कौन से लगेंगे इसमें, ब्यूरेट, ब्यूरेट स्टैंड, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, फनल, वाश बॉटल एटसेट्रा जो है आप इक्विपमेंट्स का उपयोग टाइट्रेशन में करते हैं। और सॉल्यूशन टाइट्रेशन के लिए कौन-कौन से होंगे, तो अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सॉल्यूशन और नॉन M/10 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन होगा। इन दोनों के बीच में आपको टाइट्रेशन करना है और इस टाइट्रेशन में इंडिकेटर जो यूज करेंगे वो फिनाप्थलीन इंडिकेटर होगा क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड वीक बेस है जबकि NaOH स्ट्रांग, ऑक्सैलिक एसिड वीक एसिड है जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस है। तो ये वीक एसिड होने के कारण हमने यहाँ पे फिनाप्थलीन इंडिकेटर का यूज किया है। अब टाइट्रेशन में उसके बाद हम प्रिंसिपल लिखेंगे। तो सबसे पहले टाइट्रेशन को डिफाइन करेंगे। टाइट्रेशन व्हिच इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एसिड बेस टाइट्रेशन। In this titration, the following reaction will take place. Oxalic acid when react with sodium hydroxide to form sodium oxalate and water molecule. तो ये एसिड बेस यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि ऑक्सैलिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में अनुमापन हम कराएंगे तो जो रिएक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी, सोडियम ऑक्सैलेट साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा उसमें। तो ये जो है हमारी रिएक्शन होगी। अब पूरे टाइट्रेशन में प्रोसेस क्या होगी, तो सबसे पहले क्लीन वॉश एंड रिंस द ब्यूरेट एंड पिपेट विद डिस्टिल वाटर एंड देन देयर रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन। यानी पहले तो हम ब्यूरेट और पिपेट को पानी से साफ कर लेंगे, उसके बाद जो सॉल्यूशन इनमें भरा जाना है उस सॉल्यूशन से इनको रिंस कर लेंगे, यानी थोड़ा सा डाल करके खंगाल लेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद फिक्स द ब्यूरेट वर्टिकली इन द ब्यूरेट स्टैंड, यानी ब्यूरेट स्टैंड में ब्यूरेट को हम
लगाएंगे बिल्कुल सीधे ढंग से। फिर फिल द ब्यूरेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन फनल की सहायता से भर देंगे। क्लीन एंड रिंस द पिपेट एंड कॉनिकल फ्लास्क विथ वाटर एंड देन स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड। अब इसके बाद पिपेट को आपने रिंस किया है, कॉनिकल फ्लास्क को भी रिंस करना है और मतलब पानी से धोने के बाद रिंस करना है ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन से। पिपेट आउट 10 ml N/10 स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड। देखिए यहाँ M/10 भी हो सकता है, N/10 भी हो सकता है, ठीक है। तो चूंकि M बाय दिया है तो यहाँ पे आप M/10 करेंगे। तो 10 ml जो है स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड को हम पिपेट आउट कर लेंगे, यानी पिपेट से सक कर लेंगे और कॉनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। फिर उसमें नाउ एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनाप्थलीन इंडिकेटर इन इट, और हम 2 ड्रॉप फिनाप्थलीन इंडिकेटर के उसमें मिला देंगे। टेक द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट बिफोर स्टार्टिंग द टाइट्रेशन। आप क्या करेंगे, ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग आपको नोट करना है। मोस्टली हम 0 ml से ही ब्यूरेट की फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो आप 0 लिखेंगे। मान लीजिए आप सेकंड रीडिंग 10 से स्टार्ट करें तो 10 लिखें, और सेकंड भी 0 से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसके लिए वापस ब्यूरेट को आप फिलअप कर देंगे। Titrate the standard oxalic acid solution with the NaOH solution till a faint pink color is obtained. अब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ब्यूरेट से हम धीरे धीरे जो है जो ऑक्सैलिक एसिड लिया है आपने कॉनिकल फ्लास्क में, ब्यूरेट की सहायता से NaOH सॉल्यूशन उसमें ड्रॉप वाइज डालेंगे जब तक कि पिंक कलर नहीं आ जाए। और ये पिंक कलर स्थायी रूप से यानी परमानेंट पिंक कलर आएगा और हल्का पिंक कलर लेना है। इस पोजीशन में हम कह सकते हैं कि दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। नाउ रीड द ब्यूरेट रीडिंग एंड रिकॉर्ड इन कॉपी। और सावधानी पूर्वक रीडिंग को लेना है और ये देखना है कि जो लोअर मेनिस्कस है उसका जो लोअर पॉइंट है उसको आपको रीडिंग में शामिल करना है, उससे रीडिंग देखना है और रीडिंग को जो है कॉपी में नोट करना है। रिपीट द टाइट्रेशन अंटिल 2 concordant readings are obtained। जब तक 2 लगातार सेम रीडिंग ना आ जाए तब तक आपको टाइट्रेशन को दोहराना है। तो इस प्रकार ये टाइट्रेशन की प्रोसीजर है। अब ऑब्जर्वेशन टेबल जो आप बनाएंगे उसको देख लीजिए। टाइट्रेशन बिटवीन ऑक्सैलिक एसिड एंड NaOH। तो वॉल्यूम ऑफ नॉन ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन सबसे पहला कॉलम होगा, फिर ब्यूरेट रीडिंग होंगे उसमें 2 इनिशियल और फाइनल कॉलम और एक वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ नॉन ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन यानी V1, तो ये 10 ml लिखना है आपको। फिर ब्यूरेट की जो रीडिंग होगी इनिशियल वो 0 ml आपने करना है। अब फाइनल रीडिंग जो भी सपोज मान लीजिए कि फर्स्ट रीडिंग आती है आपकी 10.8 ml, तो यहाँ 10.8 ml ले लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस जो है वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन होगा तो वो 10.8 ml होगा। सेकंड रीडिंग 10.5 ml पे आती है तो ये 10.5 ml हो जाएगा और वापस कॉन्कोर्डेंट रीडिंग सेम आ जाती है 10.5 ml, तो ये इस प्रकार से 10.5 ml आपका जो है फाइनल रीडिंग में कंसिडर करना है इसको। अब कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ फार्मूला जो यूज करेंगे वो होगा M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 यानी मोलरिटी ऑफ नॉन ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन जो कि M/10 दिया आपको। M2 यानी मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन जो कि फाइंड आउट करना है। V1 वॉल्यूम ऑफ नॉन ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन 10 ml और V2 वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन 10.5 ml। ये जो आपने अभी ऑब्जर्वेशन टेबल में जो रीडिंग देखी है वो लास्ट रीडिंग हमने यहाँ पे नोट की है। अब इस फार्मूले में ये वैल्यू आपको पुट करना है, ये आप देख लीजिए, ये सब आपके पास डाटा है। जो फार्मूला है M1V1 इक्वल टू M2V2, तो M1 की वैल्यू M/10, V1 की 10, M2 फाइंड आउट करना और V2 10.5 रख दिया आपने, तो M2 इक्वल टू M/10.5। ये यहाँ पे मोलरिटी निकल करके आ जाती है। अब उसके बाद हमको स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करना होती है। तो स्ट्रेंथ और मोलरिटी में रिलेशन का फार्मूला होता है स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास।
मोलर मास ऑफ NaOH है 40 और मोलरिटी है यहाँ पे m/10। N और M NaOH के लिए सेम होता है, तो ये यहाँ पे m/10 है, तो ये m/10 रख देंगे और मोलर मास है 40, तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ 3.809 ग्राम पर लीटर, ये जो है निकल के आएगा। यहाँ पे आपको M करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मोलरिटी ऑफ अननोन NaOH सॉल्यूशन जो रिजल्ट लिखेंगे वो होगा m/10.5 और इसमें जो नॉर्मलिटी होगी वो n/10.5। ये यहाँ पे भी n करना है आपको, n/10 होगा ये। द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन NaOH सॉल्यूशन इज 3.809 ग्राम। तो ये यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेंगे। दिस इज मतलब यहाँ पे तो m/10 है और नॉर्मलिटी भी n/10 हो जाएगा यहाँ पे 10.5। फिर कैलकुलेशन प्रिकॉशंस करेंगे। Clean the pipette, burette and conical flask before starting the experiment. Rinse the pipette, burette and conical flask with the respective solution. Remove the air bubble from the nozzle of burette. Do not blowing pipette. With the help of burette, a solution should be added dropwise in a conical flask. Take accurate readings from burette at the end point. Use the white paper या कार्ड while taking the burette reading, यानी जब burette reading हम नोट करें तो पीछे पेपर भी लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो है आपने यहाँ पे राज टाइट्रेशन को देखा, एसिड बेस टाइट्रेशन को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 11th के लिए। और इस प्रकार से हम ये टाइट्रेशन को समझ यदि सकते हैं तो आसानी से इसको आप लैब में कर भी सकते हैं। थैंक यू।